बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना ई-कैट फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9+10 फिज़िकल ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टेस्ट डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये दो चैप्टर्स हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपको MCQs आ सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है यंग्स डबल स्लिट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 10 में चले जाएँ तो वहाँ पर आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और एट द एंड ऑप्टिकल फाइबर एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वो एरियाज़ हैं कि जिन पे आपने ख़ास तवज्जो देनी है। अब हम बढ़ते हैं आज के टेस्ट की जानिब। तो ये देखिए, हमारा पहला MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप चार ऑप्शंस देख सकते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये है रे डायग्राम। अब ज़रा पहले ऑप्शन को देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंथ इज़ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, ये बात बिल्कुल ठीक है। आई पीस इज़ अ मॉडरेट फोकल लेंथ, ये बात भी ठीक है। इमेजेस फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंथ इज़ रियल एंड डिमिनिश्ड। अब ये देखिए कि जी, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंथ से इमेज बन रहा है ये रियल इमेज है, लेकिन ये इमेज डिमिनिश्ड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, the object of height h is placed just beyond the principal focus of the objective. This produce a real magnified image of h1. तो ये देखें, जो h1 इमेज है ये रियल इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है, ये इसकी डिटेल्स जो हैं वो क्लियर होती हैं, ये डिमिनिश नहीं है। लिहाजा ये जो आपके पास C ऑप्शन है ये बात जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। डेल्टा ऑप्शन देख लें, फाइनल इमेज इज़ वर्चुअल, तो ये बिल्कुल ये बात ठीक है, फाइनल इमेज जो होगी वो यहाँ पर वर्चुअल बनेगी। सो इस MCQ का ऑप्शन आ गया चार्ली, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। इफ़ द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिक्रीज देन इट्स डिजॉल्विंग पावर वुड। तो ये देखिए जी, हमारे पास ये भी आपकी बुक से ही लिया हुआ है। द लिमिट टू विच अ माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू रिजॉल्व डिटेल्स डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ ऑब्जेक्टिव। A wider objective and use of blue light of short focal length produce less diffraction and allow more details to be seen। वो कह ये रहा है कि रिजॉल्विंग पावर ग्रेटर के लिए आपके पास D ज़्यादा होना चाहिए और शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास जो रिजॉल्विंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D के। अगर आप D को कम कर देंगे, अपर्चर ऑफ लेंस को कम कर देंगे, तो रिजॉल्विंग पावर भी कम हो जाएगी। इस तरह अगर आप शॉर्ट वेवलेंथ इस्तेमाल करेंगे तो उससे रिजॉल्विंग पावर बढ़ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि उसने कहा है कि आप अगर अपर्चर डिक्रीज़ कर दें तो अपर्चर डिक्रीज़ करने से रिजॉल्विंग पावर भी डिक्रीज़ हो जाएगी। बीटा जो है वो राइट ऑप्शन है। The focal length of eyepiece of a compound microscope of magnification 40 is 2.5 cm. The magnification produced by its objective lens for the final image formed at near point will be. तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का। अब यहाँ पर मैग्नीफिकेशन 40 दे दी गई है, आई पीस की फोकल लेंथ 2.5 है, नियर पॉइंट है Q = D = 25 सेंटीमीटर। सिंस जो Q ओवर P है ये मैग्नीफिकेशन है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। सो वैल्यूज़ पुट की, इसको सॉल्व किया तो आपके पास ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन आ गई 40 डिवाइडेड बाय 11। तो आप देख सकते हैं बीटा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज 60 डिग्री, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी। तो ये देखिए, यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ थीटा का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लिहाजा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइन ऑफ थीटा है या साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। एंगल्स दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई 2√3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्रिटिकल एंगल इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि क्रिटिकल एंगल तब आता है जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रे मीडियम में जाती है और एक ऐसा एंगल कि जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाए। तो ये देखिए, फॉर क्रिटिकल एंगल टू कैलकुलेट अ रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम।
तो ये आप देख सकते हो स्नेल्स लॉ, यहाँ पर जो डी है वो डेंसर को शो कर रहा है और जो आर है वो रेयर मीडियम को शो कर रहा है। तो देखिए जी अल्फा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बनेगा यहाँ पे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने एक रे डायग्राम है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बियॉन्ड 2f पड़ा हुआ है और जो इमेज है वो बिटवीन f एंड 2f बन रहा है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन के लिए अब आपने कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। वो चीज़ें ये हैं कि अगर ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगा फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट होगा 2f पे तो इमेज भी बनेगा 2f पे, अगर ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड 2f तो इमेज बनेगा बिटवीन f एंड 2f, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन f एंड 2f तो इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f। ये आपने भूलना नहीं है, ये आपने याद रखना है, यहीं से जो है वो फर्दर MCQ भी बन सकते हैं। तो अब ये देखिए जी यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो बीटा ऑप्शन बन जाएगा कि अगर बियॉन्ड 2f है तो इमेज बनेगा बिटवीन f एंड 2f। A convex lens of focal length 20 cm shown in figure A is cut into two equal parts to form two plane convex lens shown in figure B. What is the focal length of each half? डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, ध्यान से ज़रा मेरी बातें सुननी है, इस तरह का सवाल आ भी सकता है। ये देखिए कटिंग ऑफ लेंस, यहाँ पे दो केसेस हैं। पहला केस है असिमेट्रिकल लेंस इज कट अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस, कि अगर आप इसको इस तरह से कट करेंगे, ये अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस है, into two equal parts, intensity of image formed by each part will be same। यहाँ पर intensity से relevant सवाल भी आ सकता है as that of complete lens। focal length is double the original for each part, कि यहाँ पे focal length जो है वो डबल हो जाती है जब आप लेंस को इस तरह से कट करेंगे। अब इसका एक दूसरा भी है, asymmetrical lens is cut along the principal axis, मतलब अगर आप इसको इस तरह से कट करेंगे, ये along the principal axis है। In two equal parts, intensity of image found by each part will be less compared as that of complete lens। Aperture of each part is 1 over under root times of total या complete lens। Focal length remains same for each part। अब देखें जी यहाँ पर ये आपको दिखाया हुआ है कि अगर आप लेंस को इस तरह से कट करेंगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, पावर जो है वो हर पार्ट की क्या हो जाएगी, आपके पास हाफ हो जाएगी। अगर आप इसको इस तरह से कट करते हैं तो फोकल लेंथ और पावर दोनों जो हैं वो सेम रहेंगी। अब मौजूदा क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स, अब मौजूदा क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ दी गई है 20 सेंटीमीटर। अभी हमने सीखा कि जब आप लेंस को इस तरह से कट करेंगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, तो 20 का आप डबल देख लें तो 20 का डबल 40 होता है, लिहाजा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बीटा ऑप्शन 40 सेंटीमीटर। एन एस्ट्रोनॉट कैन सी द आउटर स्पेस एज, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये आउटर स्पेस हमें इस तरह से नज़र आती है। द आउटर स्पेस इज ब्लैक बिकॉज लाइट इंटेंसिटी फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यही वजह है कि हमें जो आउटर स्पेस है वो ब्लैक नज़र आती है। राइट ऑप्शन आ गया आपके पास चार्ली ऑप्शन। अ कन्वेक्स लेंस व्हेन प्लेस्ड इन अ सर्टेन मीडियम डज नॉट एक्ट एज अ लेंस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज n1 एंड दैट ऑफ मीडियम इज n2 देन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी समझिएगा। जब एक लेंस एक मीडियम में रख दें हम और वो रिफ्रैक्शन ना करे तो इसका मतलब ये है कि उस मीडियम का और उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। लिहाजा यहाँ पर n1 शुड बी इक्वल टू n2 आएगा, चार्ली जो है वो राइट ऑप्शन बनेगा। द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम A इंटू मीडियम B इज 30 डिग्री। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A इज़ v, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B इज़। ये देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आप देख सकते हैं, c चूँकि कांस्टेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। दूसरा, ये हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ के अंदर कि साइन ऑफ थीटा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ पर आप इस रिलेशन को यूज़ करें तो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं, ये आप देख सकते हो। वैल्यूज़ पुट करके जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो रेशो आ गई है B से A की, वो आ गई 1:2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये आप देख सकते हो। लिहाजा यहाँ पर NB और NA की जगह मैंने लिख दिया VA VB, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अब चूँकि VA उसने आपको V दी हुई है, लिहाजा जब हमने इसको सॉल्व किया तो वेलोसिटी इन B मीडियम आ गई 2v। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा आपके पास चार्ली ऑप्शन।
all light beam consisting of three wavelength lambda 1, lambda 2 and lambda 3 such that lambda 3 greater than lambda 1 but lambda 2 greater than lambda 3 enters one end of a multi-mode step index fiber. The order in which these wavelengths would reach the other end would be. अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ भी आपके पास जो है लैम्डा और वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन इस्तेमाल हुआ है। ये याद रखना है आपने कि वेवलेंथ का वेलोसिटी के साथ यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैम्डा 3 ग्रेटर देन लैम्डा 1 है, जबकि लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 3 है। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 3 ग्रेटर देन लैम्डा 1। सो वेलोसिटीज़ का ट्रेंड उल्ट हो जाएगा, वेलोसिटी v1 ग्रेटर देन v3 ग्रेटर देन v2। सो सबसे पहले लैम्डा 1 पहुँचेगी, फिर लैम्डा 3 और फिर लैम्डा 2 पहुँचेगी। डियर स्टूडेंट, वंस अगेन याद रखना है कि यहाँ पर लैम्डा और वेलोसिटी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ओके, तो यही वजह है यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। A convex lens of focal length f is put in contact with the concave lens of the same focal length. The power of the combination is. तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने यूजिंग लेंस कम्बिनेशन फार्मूला, ये याद रखिएगा, इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, ऊपर प्रोडक्ट नीचे उनका सम। अब f1 प्लस f है, ये कन्वेक्स लेंस है इसलिए इसके साथ प्लस आया। f2 माइनस f, ये कनकेव है इसीलिए इसके साथ माइनस साइन आया। वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं आपके पास जो f इक्विवेलेंट है वो आ गई इन्फिनिटी। अब पावर का फोकल लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, ये आप देख सकते हो, तो 1/इन्फिनिटी होती है 0। लिहाजा यहाँ पर पावर ऑफ लेंस जो आ गया कंबाइन वो आ गई 0। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डेल्टा ऑप्शन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस, तो ये देखिए जी, ये इसकी रे डायग्राम है, ये इसकी मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो अल्फा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। व्हेन लाइट इमर्जेस फ्रॉम वाटर एंड एंटर्स एयर, के लाइट वाटर से एयर में जा रही है, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने बुक की डायग्राम है। अब आप जानते हो कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेन एवर अ रे ऑफ लाइट चेंजेस मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखना कि जब भी एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। f इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब इस केस में वेलोसिटी वेवलेंथ के साथ क्या होगी, डायरेक्ट रिलेट होगी। तो अगर आप डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, आप भारी से आप जो है एक हल्के मीडियम में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी और वेवलेंथ भी बढ़ेगी। इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ होता है इन्वर्स रिलेशन। अगर आप एक लाइटर मीडियम में जा रहे हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो वहाँ पर वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। यही वजह है कि मौजूदा क्वेश्चन के अंदर जो डेल्टा ऑप्शन है, द स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज, ये राइट ऑप्शन बनेगा। A convex lens of focal length 40 cm is in contact with the concave lens of focal length 25 cm. The power of the combination is. अब डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपको बता कर गया हूँ कि यहाँ पर आपने इक्विवेलेंट वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये देखें, सेम वही फार्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ पुट की, इसको सॉल्व किया, तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो पावर है वो आ गई -1.5 डायोप्टर। सो आपके पास जो अल्फा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये मैंने डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास ये सेंटीमीटर है, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए यहाँ पर 10 की पावर -2 से मैंने जो है वो नीचे मैंने डिवाइड किया हुआ है इसको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आप ये डिटेल में सोल्यूशन देख सकते हो, अल्फा जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन बन गई। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल पर्सन इज, तो आप जानते हैं बुक की लाइन है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है आपके पास 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट वेव फ्रंट पासिंग थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग इन अ बैरियर, दिस इज फिनोमिना ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट बेंड हो रही है, तो इस बेंडिंग को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। लिहाजा बीटा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। Two light sources are coherent when ratio of intensities of two wave is given by 4:1. The ratio of
एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो ये देखिए जी, आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन इस तरह से है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये आप देख सकते हो, इसको हमने इक्वेशन बना लिया, सॉल्व किया, तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड की रेशो है वो आ गई 2:1। तो यहाँ पे आपके पास जो अल्फा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा। विच फ्रिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये देखिए जी, ये आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और यह आपके पास फ्रिंग पैटर्न है। अब ये देखें जी, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की आपके पास इक्वेशन है और बुक की इस लाइन को आपने समझना है, ये इसके अंदर इसका आंसर है। द फर्स्ट डार्क फ्रिंग इन दिस केस विल ऑब्वियसली अपीयर फॉर m इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 0 पर फर्स्ट डार्क फ्रिंग आएगी। इसका मतलब ये है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर 0th ऑर्डर डार्क फ्रिंग नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझें कि आपके पास जो पहली डार्क फ्रिंग है वो होगी m इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो जो फ्रिंग है वो फर्स्ट डार्क फ्रिंग होगी। यही वजह है कि यहाँ पर 0th डार्क फ्रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। सो बीटा जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। डाइफ्रैक्शन इज फाउंड टू बी प्रोमिनेंट व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बच्चे इसमें अमूमन गलती करते हैं। तो ये देखिए, ये बुक की लाइन ही मैंने ली हुई है। द फिनोमिना इज फाउंड टू बी प्रोमिनेंट व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लार्ज एज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल और अपर्चर ऑफ द स्लिट। अब देखें जी, जनरली ये है कि डाइफ्रैक्शन के लिए वेवलेंथ ग्रेटर देन होनी चाहिए डी के, लेकिन एक्सरे डाइफ्रैक्शन में वेवलेंथ जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए डी के। तो अब आप देखें, यहाँ पर डाइफ्रैक्शन जर्नल की बात हुई है, तो जर्नल हमारे पास जो असूल है वो ये है कि वेवलेंथ शुड बी ग्रेटर देन डी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा, लार्ज एज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल। Wavelength of light used in optical instruments are λ1 is equal to 4000 Armstrong and λ2 is equal to 5000 Armstrong. The ratio of their respective resolving power corresponding to λ1 and λ2 is। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि वेवलेंथ का रिजॉल्विंग पावर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ये आप देख सकते हैं, वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ गया 5:4। सो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बनेगा। A, B and C are three optical media of respective critical angles C1, C2 and C3. The total internal reflection of light can occur from A to B and also from B to C. A से B हो सकती है, B से C हो सकती है, but not from C to A. C to A नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। Then the correct relation between the critical angles is। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है वो है स्नेल्स लॉ कि n sin थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सिंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये बात याद रखनी है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है लाइट उधर से मूव करती है किस मीडियम की जानिब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अब यही वजह है कि अगर A to B है तो आपके पास refractive index of A should be greater than refractive index of B and refractive index of B should be greater than refractive index of C. So we can say that कि refractive index of A greater than refractive index of B greater than refractive index of C। ये आ गई refractive index का ट्रेंड, लेकिन हमें पता है कि refractive index जो है वो critical angle के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आप देख सकते हैं। So critical angles का ट्रेंड बन जाएगा C1 लेस देन C2 लेस देन C3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो अल्फा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बनेगी। Which one type of fiber is more suitable for transmission of signals in which white light is used? तो ये देखें जी, आपकी बुक की ही लाइन है, मैंने उसी को जो है यहाँ पे क्रॉप करके लगा दिया है। तो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर वो फाइबर है कि जिसके अंदर हम वाइट लाइट इस्तेमाल करते हैं और इसकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होती है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और यहाँ पर पावर लॉसेस भी बहुत कम होते हैं। सो आप देख सकते हो बीटा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बनेगी। When object is placed between f and 2f the image is formed। तो डियर स्टूडेंट, ये बात पहले मैं आपको बता के गया हूँ कि इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। अब आप देख सकते हो कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन f एंड 2f तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f, और ये चीज़ आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखी भी है। आप एक दफ़ा बुक खोल के इसको दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। सो राइट ऑप्शन बन गया चार्ली ऑप्शन।
इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म डिपेंड्स अपॉन, तो ये भी आपकी जी बुक इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हो। तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, नेचर ऑफ फिल्म, थिकनेस ऑफ फिल्म, लिहाजा यहाँ पर राइट ऑप्शन आ गया डेल्टा, ऑल ऑफ अबव। द कलर ऑफ लाइट विच ट्रेवल विद मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास इज, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अब f कांस्टेंट है, देन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब जो लैम्डा रेड है, जो रेड कलर है आपके पास, उसकी वेवलेंथ ग्रेटर है इन विजिबल स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा कि आपके पास जो लाल कलर है, जो रेड कलर है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है विजिबल स्पेक्ट्रम में। यही वजह है कि इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। राइट ऑप्शन आ गया अल्फा, रेड कलर। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेजेस, तो डियर स्टूडेंट ये देखिए वंस अगेन वही चीज़ जो पहले समझाई थी, जो इंटरमीडिएट इमेज है ये देखिए, ये होगी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो आप देख सकते हो डेल्टा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। टू लाइट सोर्सेज आर कोहेरेंट व्हेन, तो ये भी आपकी बुक की लाइन ही मैंने उठा के लगा दी है कि आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जो एक कांस्टेंट रेट के ऊपर जो है क्रस्ट एंड ट्रफ जो है मीडियम के अंदर सेंड करते हैं, उनके दरमियान एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरह के सोर्सेज को बोलते हैं कोहेरेंट। तो आप देख सकते हो डेल्टा ऑप्शन जो है, देयर फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल एंड देयर फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, ये कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन होती है। सो डेल्टा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 मिलीमीटर हाई इज ओनली 1 सेंटीमीटर हाई, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है 5 मिलीमीटर हाई, इज ओनली 1 सेंटीमीटर हाई, ये जो 1 सेंटीमीटर हाई है ये आपके पास इमेज की हाइट है। ओके, तो मैग्निफिकेशन उसने कहा है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला आप देख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लें तो आंसर आ गया 2। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। डायोप्टर पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज, अब देखिए यहाँ पे कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में ली जाती है। तो ये देखिए वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व किया तो आपके पास पावर आ गई -10 डायोप्टर। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज की टेस्ट डिस्कशन अपने अख्ताम को पहुंची। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने अपनी गलतियों को अच्छी तरह से समझा होगा और जो मिस्टेक्स आपने की हैं कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम आप इनको ना दोहराएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।